हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। आप सबके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है जिसमें मैं आपको राजस्थान जुडिशरी 2018 में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे मैं उसी का प्रीवियस ईयर्स लेके आई हूँ जिससे कि आप उसको कर सके। मैं इसको 2 पार्ट्स में करूँगी जिससे कि आप इसको कम कम समय में अच्छे से देख सके। 35 क्वेश्चन करूँगी एंड 35 बाद में, और इसका हिंदी इंग्लिश वाला पोर्सन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। आप उस वीडियो को भी जरूर देखेंगे। ओके, एंड ये स्टार्ट करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उसमें कम टाइम में आपका 35 क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाली हूँ जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं। ओके, ये दोनों ही लैंग्वेज में है, पेपर है आपका। ओके, उसी तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं। देखिए, बात करेंगे यहाँ पर अंडर द प्रोविजन ऑफ राजस्थान, इसमें टिक लगा हुआ है और मैं नहीं लगा हुआ, बस इसमें लगा हुआ है। ओके, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है आपके 2001 वाला। इसमें बोला गया कि जो लैंडलॉर्ड है उसके पास राइट हैज राइट टू इंस्पेक्ट कर सकता है अपने प्रीमाइसेस को लेट आउट बाय हिम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा है कि वो आपका इंस्पेक्ट कर सकता है प्रीमाइस को। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो, विच वो इंस्पेक्शन इज इनकरेक्ट, राइट नहीं इनकरेक्ट कौन सा है, ये भी देखना होगा कि करेक्ट पूछा गया है या आपका इनकरेक्ट पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे, इसका क्या हो जाएगा, प्रायर इंटीमेशन ऑफ एटलीस्ट 3 days टीरेंट इज नेसेसरी। तो ये इसका राइट आंसर नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। ओके, द इंस्पेक्शन कैन बी डन ड्यूरिंग डे टाइम ओनली, बिल्कुल ठीक है। सच इंस्पेक्शन कैन बी कैरिड आउट नॉट मोर देन वंस इन 3 months, कितना, वंस इन 3 months, 3 months का टाइम बता रखा है वहाँ पर। ओके, 3 महीने में एक बार से अधिक नहीं किया जा सकता। दिन के समय पे होगा, ये बात भी सही है, लेकिन 3 दिवस या 3 दिन का जो नोटिस है वो वाली बात यहाँ पर सही नहीं है। पब्लिक न्यूसेंस आप जानते ही हैं। ओके, पब्लिक न्यूसेंस के बारे में बात करेंगे, वो इंस्टीट्यूट कर सकता है कौन से उसमें, इसके बारे में देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पे बोला गया कि पब्लिक न्यूसेंस कैन बी इंस्टीट्यूट बाई, आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। एक हमारा कौन कर सकता है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया हमारा, बाई 2 or more पर्सन विद द लीव ऑफ द कोर्ट इवन दो नो स्पेशल डैमेज हैज बीन कॉज टू देम, उनका क्या है, कोई स्पेशल डैमेज कॉज भी नहीं हुआ तो भी कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट आपका गलत हो जाएगा, बट फर्स्ट एंड सी जो है आपका ए और सी सही हो जाएगा। अगर इसमें हम बात करें ए और सी कौन सा ऑप्शन है आपका, ये वाला ए और सी, ये राइट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू का राइट आंसर इज 2। ओके, क्योंकि वहाँ पर 2 और मोर पर्सन भी कर सकते हैं और आपका एडवोकेट जनरल भी कर सकता है इंस्टीट्यूट थ्रू। ओके, आगे बात करेंगे यहाँ पर किस चीज को लेकर के। अब यहाँ पर बात आती है, एक थोड़ा प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। अशोक लेट्स अ हाउस टू भरत, भरत को क्या करता है, 5 साल के लिए दे देता है। ओके, 5 साल के लिए दे दिया घर। भरत अंडरटेक्स द हाउस टू किशोर, भरत ने किशोर को दे दिया। ओके, किशोर एट अ मंथली रेंट, और 2000 रुपए के मंथली रेंट पर वो उसको दे देता है। ओके, द 5 year एक्सपायर, 5 साल एक्सपायर हो जाते हैं, बट किशोर कंटिन्यू, लेकिन किशोर जो है वो कंटिन्यू है यहाँ पर ऑफ द हाउस एंड पेज द रेंट ऑल्सो, और वो कंटिन्यू उसको क्या कर रहा है, पे कर रहा है। ओके, रेंट। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द किशोर, अब यहाँ पे बात आई है कि आखिरकार इस सिचुएशन में इसका स्टेटस क्या है। तो स्टेटस देखेंगे, टेनेंट होल्डिंग ओवर है, ट्रेसपासर है, पोजीशन इन अनऑथराइज्ड है, ये क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर, यानी कि अस्थगित किराएदार, या हम बोलेंगे टेनेंट होल्डिंग ओवर, क्योंकि ये टेनेंट होल्डिंग ओवर है, उसने उसको प्रोवाइड कराया है। ट्रेस पासर हो नहीं सकता, ट्रेस पासर तो बिना परमिशन के होता है यहाँ पर। ओके, और पॉजेसिव इज अनऑथराइज भी नहीं है क्योंकि उसको अथोराइज किया गया है यहाँ पर उसके द्वारा। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर 3 का क्या हो जाएगा बच्चे, सी हो जाएगा। ये लोग आप ये वाला क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि बात आती है यहाँ पर जो हमारी एग्जीक्यूटिव पावर होती है स्टेट की, किसकी पूछा गया क्वेश्चन यहाँ पर, स्टेट की, तो वो किस में वेस्ट होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा गवर्नर। लेकिन अगर मैं यहीं पे पूछूं यूनियन की किस में होती है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट में होती है एग्जीक्यूटिव पावर। अगर यूनियन की बात करें, स्टेट की बात करें, तो गवर्नर में हो जाता है। ये आप लोगों का बिल्कुल सही हुआ है। इस तरीके से आपको एक और काम करना होगा कि क्या आपको ना अपना भी क्वेश्चन जब आप करें सोल्व करें तब भी इस लेक्चर को देखिए। आप लोग सब प्लीज एक काम करेंगे कि आप भी इसका आंसर खुद भी लिख के चलेंगे और देखेंगे कि आपका जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं 35 में आपके कितना सही है कितना नहीं है, और कितना आपकी गलती है। और जो भी क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है यहाँ पर, उसको आपको क्या करना है, बेरक से पढ़ना है, उस प्रोविजंस को
उस कंसेप्ट को फिर से पढ़ना है। जो अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम में उसकी गलती नहीं करोगे। ये तरीका आप लोगों का होना चाहिए। बात करेंगे डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी पास अगेंस्ट अ वुमेन कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती है बाय प्रोसीडिंग अगेंस्ट हर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बाय अटैचमेंट एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी, अपॉइंटिंग अ रिसीवर, बाय अरेस्ट एंड डिटेंशन इन प्रिजन। आप लोगों ने देखा होगा कि जब डिक्री को एग्जीक्यूट करने की बात आती है किसके लिए, वुमेन के अगेंस्ट, तो कभी भी उसको ना तो अरेस्ट किया जाता है और ना ही उसको जेल में डिटेन किया जाता है। ना अरेस्ट किया जाएगा ना डिटेन किया जाएगा, ओके, इन प्रिजन। ये आपका सही हो सकता है। प्रोसीडिंग हो सकता है अगेंस्ट हर एलआर, या फिर अटैचमेंट हो सकता है, सेल हो सकती है उसकी प्रॉपर्टी। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रिसीवर भी अपॉइंट हो सकता है। लेकिन कैन नोट पूछा गया था। जब भी आप क्वेश्चन पढ़े अगर नोट है तो उसको जरूर अंडरलाइन कर ले। बेशक आपने पढ़ लिया समझ में आ गया, लेकिन अंडरलाइन कर लोगे ना, जब आप उसका ऑप्शन, जब तक आपका ऑप्शन उसका सही नहीं हो जाएगा आप देखोगे कि नोट पूछा गया है, नोट पूछा गया है, तो नोट वगैरह को आप जरूर अंडरलाइन करेंगे। करेक्ट इनकरेक्ट को हमसे भी सबसे इस बारे को लेकर के बहुत बार गलती होती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की इस बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बताता है आपका कि वेयर प्लेंटिव ओमिट्स, प्लेंटिव ने ओमिट कर दिया क्या करने के लिए, सू करने के लिए, किसमें, इन रेस्पेक्ट और इंटेंशनली, जो उसने रिलिंग्विश किया था। रिलिंग्विश का मतलब होता है त्यागना, उस पार्ट को छोड़ देना। रिलिंग्विश एनी पोर्शन, जो उसने पोर्शन छोड़ा था, हिज क्लेम ही शैल नॉट आफ्टरवर्ड सू इन रेस्पेक्ट ऑफ द पोर्शन सो ओमिटेड और रिलिंग्विश्ड। द जेनिस ऑफ दिस प्रिंसिपल लाई। आपने हमेशा एक रूल पढ़ा होगा कि आपको कोर्ट से जो भी चाहिए आपको वो एक ही बार में मांगना होगा। ये नहीं कि एक पोर्शन आप मांगा फिर कभी कुछ, ऐसे नहीं। आपको जो चाहिए कोर्ट से आप उसको एक साथ ही क्या करेंगे, मांगेंगे। लेकिन अगर आपने कोई रिलिंग्विश कर दिया, आपने कोई पोर्शन छोड़ दिया है, तो क्या आप फिर उसके लिए दोबारा से लेके आओगे? नहीं, उसके लिए मना किया हुआ है। कुछ चीज़ है परमिशन वगैरह, कोर्ट परमिशन देगा तब हो सकता है। लेकिन जनरल रूल ये कहता है कि आप एक बार मांगेंगे। लेकिन अगर आपने कोई पोर्शन छोड़ दिया आप उसके लिए दोबारा नहीं लाएंगे। ये कहाँ पे बात की गई है, हमारा ऑर्डर टू रूल 2। ओके, हमारे कहाँ पे क्या है, सीपीसी के ऑर्डर टू रूल 2 में ये बात कही गई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का? क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया राइट आंसर 3। ओके, आगे देखेंगे। बात करेंगे यहाँ पर क्या आता है आपका, ऑन रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अंडर प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 7 रूल 11 में रिजेक्शन होता है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता ही है इस बारे में। ऑर्डर 7 रूल 11 में सीपीसी में क्या किया जा रहा है, प्लेंट रिजेक्ट किया जा रहा है यहाँ पर। ओके, प्रेजेंटिंग अ फ्रेश प्लेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन इज, क्या हो सकता है यहाँ पर देखिएगा, क्या उसको सपोज करो एक बार रिजेक्शन हो गया है, अगर वहाँ पर कौन से में ऑर्डर 7 रूल 11 में रिजेक्शन हो गया है, तो क्या फिर से वो फ्रेश प्लेंट रिप्रेजेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि यस, क्या राइट है उसके पास, वो कर सकता है ऑन इज ऑन फोर्स। डज मतलब क्या है यहाँ पर, डज नॉट प्रिक्लूड द प्लेंटिव फ्रॉम प्रेजेंटिंग अ फ्रेश सूट। यहाँ पर फ्रेश सूट को लाने के लिए प्रिक्लूड नहीं किया गया है। प्रिक्लूड का मतलब क्या है, प्रस्तुत करने के लिए मना नहीं किया गया है। केवल नामंजूरी के कारण ही वादी नया वादपत्र प्रस्तुत करने से प्रवृत्त नहीं हो जाएगा, मना नहीं कर दिया जाएगा। बात आ जाएगी कि क्या नहीं कर दिया जाएगा, मना नहीं कर दिया जाएगा। एक होता है हमारा हिडन केस। हिडन केस किस नाम से जाना जाता है, हमारा पर्पजिव कंस्ट्रक्शंस। किसके बारे में, आप किसके बारे में जानते हो, किस नाम से जानते हो उसको, पर्पजिव कंस्ट्रक्शंस। ओके, जिसको हम बोलते हैं सप्रयोजन अर्थान्वयन। ओके, ये हिडन केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 किस बारे में बात करता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई टू, इंडियन एविडेंस एक्ट का अप्लाई होगा किस पर, बिफोर एन आर्बिट्रेटर, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, जुडिशियल प्रोसीडिंग, बिफोर कोर्ट। एक वो बताओ, इंडियन एविडेंस एक्ट है ये किस पर अप्लाई होगा? उसमें साफ साफ मना किया हुआ है किस चीज को लेकर के, कि आपका ना तो ये हमारा आर्बिट्रेटर पर अप्लाई होगा क्योंकि इंक्लूड भी नहीं होता कोर्ट में वो, ओके, एंड नहीं डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग पर। लेकिन जो जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी उस पर आपका क्या होगा, अप्लाई होगा, जुडिशियल प्रोसीडिंग पे। राइट आंसर इज 3। Who amongst the following can not appoint as an advocate general? एडवोकेट जनरल कहाँ कौन अपॉइंट नहीं हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। एडवोकेट जनरल कौन से आर्टिकल में आता है, 165 में। अटॉर्नी जनरल किस में आता है, अटॉर्नी जनरल 76 में। और कैग कहाँ पर आता है,
148 में ये आपके आर्टिकल्स याद होने चाहिए क्योंकि इस पर आपको क्वेश्चंस बन जाते हैं। 148, 165 एंड 76 अटॉर्नी जनरल है, याद रखना। 76, 165 आपका एडवोकेट जनरल एंड आपका अगर कैग की बात करते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, कहाँ पे है ये आपका 148 में है। ये सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी अपॉइंटेड जनरल एडवोकेट जनरल, कौन सा नहीं हो सकता है, ये देखना है कि क्या इसमें से आपकी बात है जो यहाँ पर नहीं मानी जाएगी। अगर हम बात करते हैं एडवोकेट ऑफ 66 ईयर्स ऑफ एज कैन नॉट बी की पूछा गया ना, एडवोकेट हु हैज नॉट प्रैक्टिस इन सच स्टेट एंड एडवोकेट हैविंग 7 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस एट बार। यहाँ पे पूछा गया है कि नियुक्त नहीं किया जा सकता है किसके लिए, एडवोकेट जनरल के बारे में बात करें। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन 10 का तो राइट आंसर हमारा 3 है। 7 ईयर एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पर बात नहीं की गई है, राइट आंसर इज 3। ओके, कौन महाधिवक्ता नियुक्त नहीं किया जा सकता, बता दिया मैंने। यहाँ पर बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ध्यान रखेंगे बच्चे, क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है, ध्यान रखना इस बात को लेकर के। ओके, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया कि क्या ये इनकरेक्ट है। एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड इरेस्पेक्टिव ऑफ द सर्कमस्टांसिस। देखो आपको बताती हूँ इसमें क्या है, इनकरेक्ट पूछा गया है, अभी बताती हूँ। एवरी एग्रीमेंट इन रेस्टेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन माइनर इज वॉइड, ये बिल्कुल सही है आपका। ओके, कि मतलब ये सही है। एवरी एग्रीमेंट बाई विच एनीवन इज रेस्टेंट फ्रॉम, क्योंकि यहाँ पर मैरिज को रेस्ट्रिक्ट करने की बात आ रही है तो भी वहाँ पे बोला गया कॉन्ट्रैक्ट में कि वो वॉइड होगा, बस माइनर की छोड़ करके। एक्सरसाइज द लॉफुल प्रोफेशन ट्रेड बिजनेस, या ये भी आपका सही है, वो वॉइड माना जाएगा। ओके, एग्रीमेंट द मीनिंग विच इज नॉट सर्टेन, 39 में आप पढ़ते हैं, 27, 28, 39, 29 सब में ये प्रोविजन दे रखे आपके, या कैपेबल नहीं है तो वो भी वॉइड हो जाएगा। ये तीनों तो सही हो गए, लेकिन ये आपका गलत हो गया। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलती तो पूछा गया है। कैसा पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, क्योंकि ये क्या कहता है कि ऑल एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। लेकिन क्या ऐसा है कि सभी परिस्थितियों में नहीं, उसके कुछ एक्सेप्शंस है, 1, 2, 3 उसके क्लोजेस में बता रखा, उनमें वॉइड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ये बात लिख दी ना, इरेस्पेक्टिव ऑफ दी सर्कमस्टांसेस, किसी भी परिस्थितियों में, तो ऐसा नहीं हो सकता। ओके, बात करेंगे आगे यहाँ पर। फॉर द पर्पज ऑफ लिमिटेशन एक्ट अ सूट इन द केस ऑफ अ पोपर, पोपर के बारे में बात करेंगे। जब पोपर का हम सूट इंस्टीट्यूट करते हैं उसके बारे में बात करता है कि क्या हो जाएगा, कि जब आपका सूट इंस्टीट्यूट हो रहा है पोपर, इन केस ऑफ अ पोपर व्हेन द पेरेंट इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर, व्हेन द एप्लीकेशन फॉर लीव टू शो एज अ पोपर मेड, या व्हेन द एप्लीकेशन सीकिंग लीव टू शो एज अ पोपर इज ग्रांटेड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान रखना, जब वो एप्लीकेशन पोपर की मेड की गई है, व्हेन एप्लीकेशन फॉर लीव टू शो ए पोपर इज मेड, जब वो मेड की गई है तब से वो टाइम आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर बात की जाती है ना, इंस्टीट्यूट माना जाएगा कब से, जब आपका वहाँ पर एप्लीकेशन को मेड किया गया है। ओके, व्हेन एप्लीकेशन फॉर लीव टू शो एज अ पोपर इज मेड, जब वो मेड की गई है तब से उसका टाइम पीरियड वहाँ पर कंप्यूट किया जाएगा, माना जाएगा, गणना की जाएगी। ओके, ये सूट इंस्टीट्यूट माना जाता है एक तरीके से। आगे देखेंगे यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इनफोर्सेबल, कि इनमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जो क्या हो सकता है, एनफोर्स हो सकता है। ओके, एनफोर्स की बात करेंगे यहाँ पर, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ विच कंपनसेशन इज एन एडिकेट, या फिर अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल, या फिर अ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस वेयर इन्वॉल्व्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटीन्यूअस ड्यूटी या परचेज ऑफ अ शेयर ऑफ पार्टनर इन अ फर्म। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा एनफोर्स कराया जा सकता है, इसमें आपको देखना है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये वाला ना पूरा प्रॉपर तरीके से, हाँ इस वाले क्वेश्चन को डिलीट ही कर दिया गया था, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही नहीं है, अलग अलग तरीके से बता रखा है, ये डिलीट हो गया था, इसको रहने देते हैं। 43 के बारे में बात करेंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की, विच डील विद द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अनऑथराइज्ड पर्सन हु सब्सिक्वेंटली अकर्स इंटरेस्ट इन इन्वॉल्व प्रॉपर्टी ट्रांसफर अंडरलाइन द डॉक्ट्राइन ऑफ। आप लोगों ने देखा होगा ना, एस्टोपल का प्रोविजन आप पढ़ते ही हैं कि जो आप पहले अपनी स्टेटमेंट कहा था, अब वो अपने को अपने स्टेटमेंट पर खड़े उतरना है, ना कि आप अपनी बात से मुकर जाए, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये बात पढ़ी थी ना, तो अब हम बात करेंगे इसमें 43 के बारे में, कौन सी वाले एस्टोपल आ जाएगा आपका, ध्यान रखेंगे 14 का राइट आंसर हो जाएगा एस्टोपल बाय डीड। क्या, एस्टोपल बाय डीड, डीड वाला आ जाता है यहाँ पर, तो हमारा राइट आंसर 2 हो जाएगा, एस्टोपल बाय डीड। और हमारा टीपी का कौन सा सेक्शन है, ये सेक्शन 43 टीपी है। ओके, एस्टोपल बाय डीड आप पढ़ते ना, रिकॉर्ड डीड ये सब हमारे काइंड्स होते हैं एस्टोपल के। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बात की गई है किस बारे में,
Which provision of CPC bar entertain of an application to review an order made an application for review or a decree or order made under made on a review? ये कौन से प्रोविजन में बात की गई है? अगर हम बात करते हैं, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्डर है हमारा, कौन सा हो जाएगा? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्डर 48 का रूल 9, 47 का रूल 9, 48 नहीं 47 रूल 9। ओके, ये इसके बारे में बात किया गया। ये इंपॉर्टेंट रूल है, ये याद रखेंगे डायरेक्ट कि क्या बता दिया गया है कि एंटरटेन को मार्क करता है एप्लीकेशन को, रिव्यू एंड ऑर्डर मेड एन एप्लीकेशन फॉर अ रिव्यू। रिव्यू के लिए, रिव्यू जब बात किया जाता है उसके लिए एप्लीकेशन के लिए मना कर दिया गया है। कहाँ पे मना कर दिया गया? ऑर्डर 47 के रूल 9 में मना कर दिया गया कि आप ऐसा दोबारा से नहीं करोगे। बात करेंगे यहाँ पर, ये रेंट कंट्रोल के सेक्शन पूछा गया है आपको, इसके सेक्शंस भी याद रख लेने हैं। जो रेंट कंट्रोल एक्ट है ना हमारा 2001 का, उसके बारे में बात करते हैं। डील करता है किसके बारे में? एंटर इनटू लिमिटेड पीरियड टेनेंसी एंड फॉर ग्रांट ऑफ अ सर्टिफिकेशन ऑफ रिकवरी ऑफ प्रोजिक्यूशन, इसके बारे में बात किया गया है। यहाँ पे बात की गई है हमारा कौन सा सेक्शन बात करता है लिमिटेड के लिए? लिमिटेड पीरियड की टेनेंसी के बारे में सेक्शन 8 बात करता है। ध्यान रखेंगे सेक्शन 8 में लिमिटेड टेनेंसी के बारे में बता रखा है। सेक्शन प्रोविजन क्या हो गया? 8 हो गया, सेक्शन 8। अब बात करेंगे यहाँ पर, व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल टू द एग्रीड पार्टी अगेंस्ट अ फाइनल ऑर्डर पास बाई दी रेंट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दी राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 के बारे में बात किया गया है कि अगर यहाँ पर क्या रेमेडी अवेलेबल है एग्रीड पार्टी को, जो फाइनल ऑर्डर दिया गया है रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा, वो भी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूट की गई है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ध्यान रखेंगे कि वो आपका 19 के 6 में क्या कर सकते हैं? सेक्शन 19 के 6 में अपील कर सकते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे अपील अंडर सेक्शन 19 सब क्लोज 6 ऑफ द रेंट राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। तो सेक्शन 19 के 6 क्लोज में अपील का प्रोविजन यहाँ पर रेमेडी दी गई है किसके खिलाफ? जो भी डिसीजन पास किया गया है रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा, उसमें आप 19 के 6 में आप अपील कर सकते हैं, ये बात कही गई है। ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शैल बिल्ड अ हाउस फॉर बी, यहाँ पर ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, किस बात को लेकर के होता है कि वो क्या करेगा? ए शैल बिल्ड अ हाउस, वो एक घर बनाएगा फॉर बी, बी के लिए इतने रुपया में, एक फिक्स प्राइस उन्होंने क्या कर लिया है, मतलब एक फिक्स प्राइस उन्होंने वहां पर तय कर लिया है। द ऑर्डर इन विच रेसिप्रोकल प्रोमिस आर टू बी परफॉर्म्ड आज नॉट फिक्स, रेसिप्रोकल प्रोमिस जो है वहां पर फिक्स नहीं किए गए। व्हाट शैल बी द ऑर्डर ऑफ द परफॉर्मेंस, ये नहीं बताएगा कि कौन सा किस प्रकार से करेगा। एक तरीके से परफॉर्मेंस का जो ऑर्डर था वो आपका बताया ही नहीं गया था परफॉर्मेंस का। अब बात करेंगे कि आखिरकार ऑर्डर क्या होगा उसको परफॉर्म करने का। तो ध्यान रखना, A is promised to build the house must be performed before be promised to pay for the house। क्यों अब यहाँ पे किया नहीं है तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या कहता है? पहले पैसे देंगे या पहले घर बनाया जाएगा? पहले आप घर बनाएं, जो भी घर में जितनी भी आपकी लागत लगती है बनाने में, उसका बाद में पेमेंट किया जाएगा, क्योंकि आपने कोई पहले से फिक्स यहाँ पर किया हुआ नहीं था। तो जनरल नेचर जो है ना वो ये कहता है कि पहले आप घर बनाएं, घर बनाने के बाद आप पैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर यही बात आती है। आई थिंक क्लियर हुई होगी बात। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हमारा हो चुका है 1। आगे देखेंगे यहाँ से, द रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोइसिस एसोसिस, इसका मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा रूल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इस पर से क्वेश्चन जरूर आता है, ध्यान रखना। क्या नोइस्टर एसोसिस का मीन्स क्या होता है? देखो, द मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज टू बी जज बाय द कंपनी इट कीप्स, जो जिस संगत में रहता है हम उसका मतलब उसी तरीके से निकालते हैं। जैसे हम लोगों के दोस्त होते हैं, हमारी एक तरीके से समाज सोसाइटी में उसी तरीके की पहचान बन जाती है, क्योंकि जैसी संगति में रहते हैं वो हमारे उसी के अकॉर्डिंग नेचर माना जाता है। तो यहाँ पर यही है कि क्या द मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज टू बी जज, जो अगर सपोज समझ में नहीं आ रहा है कि इस वर्ड का हम क्या मतलब निकालें, तो आप उसका किस लेंगे कि यहाँ पर इसे किस संगति के साथ में रखा गया था, उसकी जो इंटरप्रिटेशन की जाएगी उसकी कंपनी के द्वारा की जाएगी, जहाँ पर उसकी जो संगत में होगी उसके अकॉर्डिंग की जाती है। नोस्टर एसोसिस का मीन्स होता है, शब्द का अर्थ आसपास के सब समूह से निकाला जाएगा, जो उसकी संगति होगी उसके आसपास के समूह से ही निकाला जाता है। Which of the acts and regulation can not be declared unconstitutional by the High Court? ये कह रहा है कि ऐसे एक्ट्स और रेगुलेशंस कौन से हैं जो सुप्रीम कोर्ट और आपका हाई कोर्ट क्या नहीं कर सकती, डिक्लेयर नहीं कर सकती अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये सिंपल सी बात है, वो एक्ट्स और रेगुलेशन जो हमारी शेड्यूल कौन से में बता रखे हैं, जो हमारी शेड्यूल 9 में बता रखे हैं। ओके, आई थिंक क्लियर हुई होगी बातें यहाँ तक। आगे देखेंगे,
स्पेशल प्रोविजंस एविडेंस के बारे में, किसके बारे में, जो इंसर्टेड किया गया था हमारा, ओके किसके बारे में, रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में, ओके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में स्पेशल प्रोविजन कहाँ पे दिए गए हैं, सेक्शन 65 के बी में, जो आपका इन्फोर्समेंट में आया था 17/10/2000 में, ओके ध्यान रखेंगे यहाँ पर 21 का राइट आंसर क्या हो गया, 21 का राइट आंसर इज 1। आगे देखेंगे यहाँ पर 21 हो गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन 22, a mutual mistake of the parties is an instrument which does not express by their real intention can be got rectified by either party to the instruments। यहाँ पे बात की गई है कि जो म्यूचुअल मिस्टेक हुई है पार्टीज की किसी इंस्ट्रूमेंट्स में विच डज नॉट एक्सप्रेस देयर रियल इंटेंशन, जो रियल इंटेंशन को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है वहां पर, कैन बी गोट रेक्टिफाई बाय ईदर पार्टी, उसको क्या किया जा सकता है, रेक्टिफाई किया जा सकता है किसी भी पार्टी के द्वारा। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखना है इसका कि माई इंस्टीट्यूटिंग सूट अंडर सेक्शन 26 ऑफ एसआरए के बारे में बता रखा है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 का राइट आंसर 3, जिसमें बता रखा है कि बाय इंस्टीट्यूटिंग अ सूट अंडर सेक्शन 26 ऑफ एसआरए, ये वाली बात करता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर पावर टू अमेंड द इश्यू और फ्रेम एडिशनल इश्यूज। यहाँ पर बात की है अमेंड करने की पावर, किसके बारे में अमेंड करने की, अमेंड करने की पावर बता रखी है। अगर हम बात करते हैं कि पावर टू अमेंड द इश्यू और फ्रेम एडिशनल इश्यूज प्रायर टू पासिंग ऑफ अ डिक्री वेस्ट इन अ कोर्ट वर्च्यू बाय विच प्रोविजन ऑफ द सीपीसी, सीपीसी के कौन से प्रोविजन में अगर हम बात करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑर्डर 24 रूल 5, ओके इश्यू 24 नहीं 14 सॉरी 14 रूल ऑर्डर 14 रूल 5 हो जाएगा इसका। ऑर्डर 14 हमारा फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज इन सब के बारे में बात करता है, तो ऑर्डर 14 का कौन सा रूल हो जाएगा, ऑर्डर 14 का रूल 5 हो जाएगा, ओके। अ जज ऑफ हाई कोर्ट में राइटिंग अंडर हिज एंड रिजाइन हिज ऑफिस, कौन, जो हाई कोर्ट की जज है वो किसको दे सकते हैं अपना रेजिग्नेशन, किसको एड्रेस किया जाएगा, तो अगर हम बात करते हैं 24 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति जी, किसको दिया जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति को, ओके। देखो यहाँ पर 4th ऑप्शन में लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके किसको दिया जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। आगे देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर इन केस ऑफ रिपग्नेंसी, देखो विरोधाभास हुआ है, अगर रिपग्नेंसी हुई है, ओके बिटवीन द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर विद रेस्पेक्ट टू एनी मटेरियल इलिमिनेशन इन कंकरेंट लिस्ट। आप एक बात देखोगे, एक जनरल सी बात है कि यहाँ पर किसको, वहाँ पर ये बात की गई है कि एक तरीके से in case of a repugnancy between the law made by the parliament and the law made by the state legislature with respect to any matter enumerated in concurrent list, इसके बारे में बात करेंगे कि हाँ क्या होगा, जब आपने देखा होगा अगर सेंटर होगा तो वो यूनियन लिस्ट होगा तो सेंटर कानून बनाएगी, स्टेट होगा तो स्टेट कानून बनाएगी, लेकिन अगर हमारी कंकरेंट लिस्ट आ जाती है तो उस पर कौन कानून बना सकता है, उस पर हमारा सेंटर और स्टेट दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। लेकिन अगर कंट्राडिक्शन होता है तो किसका प्रिवेल करता है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे, तो सेंटर का प्रिवेल करता है, यूनियन लिस्ट का प्रिवेल करता है, वो सॉरी सेंटर की बात अप्लाई होगी, वहाँ पर प्रिवेल करेगा। तो इसमें अगर हम बात करते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से उसमें है, रिपग्नेंसी के बारे में 254 में बता रखा है सेम प्रोविजन, ओके कि समवर्ती सूची में परिगणित किसी विषय के संबंध में संसद द्वारा बनाई गई विधि तथा राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि में विरोध होने की दशा में भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 के आधार पर संसद द्वारा बनाई गई विधि अभिभावी होगी। जो मैंने बात बताई ना, किसका प्रिवेल करता है, सेंटर का करता है, और सेंटर का प्रिवेल करेगा जब भी कंकरेंट लिस्ट में कोई डिस्प्यूट होगा, स्टेट की बात ना मान के सेंटर वालों की मानी जाएगी। और ये बात 254 में कही गई है आपके आर्टिकल में। विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया अबोलिश अनटचेबिलिटी, ये बताने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग जानते हैं 17 में बता रखा है अनटचेबिलिटी को अबोलिश किया गया वहाँ पर 17 में, ओके। अ कोर्ट कैन नॉट इशू कमीशन, कोर्ट किस लिए वो नहीं कर सकता है, यहाँ पर कमीशन नहीं जारी कर सकता है, ध्यान रखेंगे, ओके। ऑर्डर 26 इसके बारे में बात करता है, सेक्शन 75 कमीशंस के बारे में, इन सब के बारे में बताया गया, ऑर्डर 26 इस बारे में बात करता है। अब बात करेंगे कि इनके लिए नहीं किया जा सकता है, तो किन के लिए नहीं किया जा सकता देखिएगा, एग्जामिन भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, पार्टीशन भी कर सकता है, और एग्जामिन और एडजस्ट अकाउंट भी कर सकता है, लेकिन एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए नहीं होता है, ओके। कलेक्ट एविडेंस यहाँ पर नहीं आ जाएगा, तीनों चीजें हो जाएंगी तो राइट आंसर 3 हो जाएगा।
बात करेंगे विच ऑफ द प्रोविजन ऑफ द सीपीसी प्रोवाइड दैट द ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग टेरिटोरियल और पिक्यूनरी जुरिडिक्शन। क्या है यहाँ पर, टेरिटोरियल और पिक्यूनरी जुरिडिक्शन को लेकर के, क्योंकि जुरिडिक्शन हमारा टेरिटोरियल भी होता है, ओके, क्षेत्राधिकारी भी होता है, पिक्यूनरी धन संबंधी भी होता है, तो वो रेज किया जाएगा जब आपको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये नहीं कि आप वेट करेंगे किसी चीज का, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी पे आपको करना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन की बात की गई है तो वो कौन सा सेक्शन में हमारा 21 में बताया गया है। कहाँ पे बताया गया है, हमारा 21 में बताया गया है, ओके, 21 में। आगे देखेंगे यहाँ पर 28 हो गया, 28 के बाद देखेंगे 29। द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर वर इंसर्टेड। देखो जो हमारा फर्स्ट टाइम एक कितनी बार अमेंडमेंट हो चुका है प्रीएम्बल में, तो प्रीएम्बल हमारी अमेंड हो चुकी है ओनली वंस, और वंस में हमारे 3 वर्ड जुड़े थे, 3 वर्ड्स, और वो संविधान संशोधन कौन सा था, तो 42nd अमेंडमेंट था 1946 का। कब का, 42nd अमेंडमेंट आपका यहाँ पे हो जाएगा, 42nd अमेंडमेंट, ओके। 44th वो है जिससे आपका राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार क्या हुआ है, फंडामेंटल राइट से अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या लीगल राइट बन चुका है, ओके, 44th अमेंडमेंट। आगे देखेंगे यहाँ पर 29 हो गया। 30 में बात करते हैं कि विच प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्म अपॉन हाई कोर्ट टू पावर टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। यहाँ पर बात की गई है इटसेल्फ कंटेम्प्ट करने की, तो कौन सा आर्टिकल में, ये दोनों ही आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आप लोगों को पता होने चाहिए। तो ये किस में दिया गया है, 215 में, ओके, 215 में क्या है, कंटेम्प्ट की बात की गई है। अगर हम बात करते हैं कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, ओके, 215, और सुप्रीम कोर्ट का कौन सा सेक्शन होगा ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए जो पावर देते हैं, ओके, कौन से उसमें दी हुई है ये आप लोग बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट की आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर, ओके। बात करेंगे आगे यहाँ पर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। अब आप कौन से, ये एविडेंस का क्वेश्चन है आपका कि कौन से फैक्ट्स यहाँ पर प्रूव करने की रिक्वायरमेंट है, इसको देखेंगे। तो ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पब्लिक फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज एंड रूल्स ऑफ रोड्स। देखो ये सारा का सारा जुडिशियल नोटिसेबल के बारे में बात करता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो क्या राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगर हम बात करते हैं 56 में बता रखा है कि जो जुडिशियल नोटिसेबल हैं उनको आपको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। एक तो ये बात हो गई, आप प्रूफ नहीं करोगे, ओके। और अगर बात करें हम कि कौन कौन सी लिस्ट होगी, वो सारी की सारी लिस्ट 57 में बता रखी है हमारे। सेक्शन 56 तो बता रहा है कि नहीं करने की जरूरत है, नो नीड, ओके, और सेक्शन 57 हमारा पूरा लिस्ट प्रोवाइड करता है, एक लिस्ट प्रोवाइड करता है जिसमें हमारी ये सारी बातें आती हैं, ओके। वो लिस्ट जो है वो आपकी एग्जॉस्टिव नहीं है, उसमें और भी सब लिस्ट हो सकती हैं। तो ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यस, इनकी ये भी बात हो गई। एक तरीके इनको भी प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। पब्लिक फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज जो नोटिफाइड है वो भी, एंड रूल्स ऑफ रोड्स ये भी, ये आपके 57 में सारी लिस्ट में दे रखा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से किसी को भी प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। राइट आंसर इज 4। कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ओके। पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग अ सूट टू सेट असाइड अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी made by a guardian of a ward by the ward's legal representative when the ward dies before attained majority। यहाँ पर बात करते हैं पीरियड ऑफ लिमिटेशन फाइल करना, मतलब पीरियड ऑफ लिमिटेशन है किसके लिए, सूट फाइल करना है सेट असाइड करने के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को, जो मेड किया गया गार्जियंस के लिए बाय द वार्ड्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव व्हेन द वार्ड्स डाइड। अब वार्ड्स जो थे वो तो उसकी तो डेथ हो गई है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी, मेजोरिटी अटेंड करने से पहले, तो राइट आंसर अगर हम बात करें यहाँ पर क्या हो जाएगा कितना टाइम दिया होगा या क्या होगा यहाँ पर, तो 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द डेथ ऑफ द वार्ड, जब से उसकी डेथ हुई है वार्ड की, उसके गार्जियन की, तो तब से कितना टाइम दिया जाएगा। राइट आंसर इज 3 months, 3 years, सॉरी 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द डेथ ऑफ द वार्ड, 3 years का टाइम यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे आपका क्वेश्चन, अंडर विच प्रोविजन ऑफ द सीपीसी रेस्टोरेशन ऑफ अ सेटिंग असाइड ऑफ ऑर्डर a past ex party can be sought regarding an application filed under order 21, okay, 21 of CPC has been dismissed for non appearance of decided ex party। ये किस प्रोविजन में दिया हुआ है, तो ये हमारा ऑर्डर रूल है हमारा 106, और इसमें टोटल रूल भी 106 है, और ये हमारा सबसे बड़ा ऑर्डर भी है। कौन सा ऑर्डर है, ये सबसे बड़ा ऑर्डर है हमारा 21, ओके। आगे देखेंगे यहाँ पर, तो ये आपका प्रोविजन का कौन सा सेक्शन कौन सा रूल बात करता है, ये ऑर्डर 21 का रूल 106 ही बात करता है। आगे देखेंगे यहाँ पर, ओके।
द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग अ सूट रिलेटिंग टू टोट अगेंस्ट वन हु हैविंग अ राइट टू यूज प्रॉपर्टी फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस प्रीवर्स टू अदर्स पर्पज इज। ये क्या बात करता है यहाँ पर 34 की अगर हम बात करते हैं 34 का, देखिएगा बात आती है कि क्या कि जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है ना फाइल किस चीज के लिए सूट करने के लिए, टोट के लिए, अगेंस्ट वन हु हैविंग राइट टू यूज प्रॉपर्टी फॉर स्पेसिफिक पर्पज इट्स टू अदर पर्पज। तो यहाँ पर कितना टाइम दिया गया है उसको करने के लिए, तो यहाँ पर बताया गया है आपका, अगर हम बात करते हैं देखिएगा यस इसी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर टोट के। तो 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ द प्रिवर्सन फर्स्ट बिकम्स नोन टू बी द इंजर्ड। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट वाला यहाँ पर, जब से उसके बारे में पता चला है। और प्रिंसिपल आपका आता है फोर्स मेजर, फोर्स मेजर्स के बारे में बात करेंगे। ये हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहाँ पर है, तो 35 का राइट आंसर हमारा 56 हो जाएगा। सेक्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सेक्शन 56। ओके, सेक्शन 56 में हमारा फोर्स मेजर्स के बारे में हमारा प्रोविजन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ है, जो आपका डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इसी पर आती है। कौन सी, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मंगनी राम वाला केस जो है वो इसी से आता है यहाँ पर। ओके, ध्यान रखेंगे। और इस तरीके से मैंने आपको 35 क्वेश्चंस करा दिए हैं, आप इसको जरूर देखेंगे, जैसा भी आपको रिव्यू बताएंगे। एंड नेक्स्ट इसकी जो आगे के क्वेश्चन है वो मैं आपको 35 फिर से कराने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो आज का सेशन यही करेंगे ऑफ। और जो काम बोला था मैंने करने के लिए कि आप अपना एक इवेल्युएशन जरूर करेंगे, कितना सही कितना गलत, उससे करने से आपकी तैयारी और अच्छी होगी। ओके, तो ऑफ करेंगे एंड थैंक यू सो मच।